अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ PSX रोजनामा। टीम स्टॉकअप है आपके साथ एक नए शो के साथ हाजिर है, जिसमें हम डेली मार्केट की स्ट्रैटेजीज, क्या कुछ मार्केट में हुआ, उसको डिस्कस करेंगे। आपके भी जितने सवालात होंगे आप कमेंट्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने शो के अंदर डेली उनको भी कवर करें और आपके भी जितने सवाल हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। हम इस शो में ज्वाइन कर रहे हैं मोइश शहजाद और मुफीज अजीज। वेलकम टू द शो। हम शुरू करेंगे मोइज आपसे। मार्केट को हमने देखा एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के अंदर, तकरीबन 12,000 पॉइंट्स की प्लस की मार्केट ने ओपनिंग दी, हमने हॉल्ट भी लगते हुए देखा। थोड़ा सा बताइए कि सीज फायर से रिलेटेड था ये, कैसा बुलिश मोमेंटम था, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, टीम स्टॉकिफाई आपको मतलब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको बता रही थी पहले भी कि सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ मार्केट का। भले ही ट्रम्प का कोई पॉजिटिव ट्वीट आ रहा था और सारी चीजें चल रही थी, लेकिन स्टिल मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट का शिकार थी, तो इस वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं करी थी। और मैंने पहले भी ये कहा था, इवन हमारा जो हफ्तानामा आता है उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जब सीज फायर अनाउंस होगा तो ही सेंटिमेंट चेंज होगा पब्लिक का, सारे लोगों का, और उसके बाद फिर हम मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी देखेंगे, जिसके अंदर सेलर भी हमें नहीं दिखेगा। और एग्जैक्टली आज ऐसा ही हुआ, क्योंकि और एक और अच्छी बात यह है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था सीज फायर के अंदर। पाकिस्तान का ही बड़ा हाथ था, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर, उनका ही हाथ था कि सीज फायर 2 हफ्ते का ही सही, लेकिन सीज फायर हुआ और फाइनल प्रॉपर वाला सीज फायर हुआ। हमने सुबह ट्रम्प का भी ट्वीट देखा और रात को जो है वो शहबाज शरीफ का भी ट्वीट आया था। तो इस वजह से मार्केट ने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया। और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो फंड्स कंटिन्यूसली सेल कर रहे थे शेयर्स, कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि जैसे ही मंदी आई थी और जंग स्टार्ट हुई थी, फंड्स सेल कर रहे थे, तो आज फंड्स ने तकरीबन 29 और बल्कि 30 से भी ऊपर मिलियन के शेयर्स बाय किए हैं, मिलियन डॉलर्स के बाय किए हैं। सबसे ज्यादा हैवीएस्ट बाइंग की है फंड्स ने आज, और वन साइडेड सेलर था अवाम, क्योंकि अवाम को प्रॉफिट मिल रहा था। अवाम ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर अच्छी खासी बाइंग कर रही थी अवाम, तो अवाम ने आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी किया। मार्केट सुबह जो ओपनिंग हुई थी वो 12,600 पॉइंट पर हुई थी, और एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि 5% से ऊपर मार्केट हुई थी, तो एक्सपेक्टेड था कि 5 मिनट ट्रेड कराएगी और उसके बाद हॉल्ट लग जाना, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि 9:32 पर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है मार्केट की और 9:38 पे फिर हॉल्ट लग गया। उसके बाद 1 घंटा था, उसके बाद मार्केट ओपन हुई। मार्केट के अंदर हमने बिल्कुल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा, जिसकी वजह से 11,600 पॉइंट तक मार्केट आई, और वहां से फिर हमने अगेन मार्केट के अंदर बाइंग देखी, 13,000 पॉइंट प्लस इंट्राडे ने हाई बनाया। और उसके बाद हमने ये भी देखा अक्रॉस द बोर्ड जो भी छोटे भी स्क्रिप्ट होते हैं ना, उनके अंदर भी बाइंग आई। मैंने अपनी आवाम को जो है वो पहले भी बताया था कि जब मार्केट के अंदर बाइंग मोमेंटम आता है, बाइंग प्रेशर आता है, जैसे कि सेलिंग प्रेशर तो हम देखते हैं कि यार छोटा बड़ा स्क्रिप्ट लोअर लॉक लग रहा होता है, तो बाइंग मोमेंटम भी जब आता है तब भी इसी तरह का ही होता है बाइंग प्रेशर के अंदर। जो कि आज हमने देखा कि छोटा आइटम भी हो भले, क्योंकि मार्केट का वो 10% बढ़ी है, लेकिन अगर आप के इलेक्ट्रिक देखते हैं जो कि शरिया है, वो भी 12-13% बढ़ा है, वो भी अपर कैप लगा। बहुत सारे इसी तरह छोटे छोटे शेयर, अगर नॉन शरिया की बात करें तो FNEL था, वो 35% 40% बढ़ा, ₹1 का शेयर था। तो हर छोटे शेयर के अंदर भी बाइंग प्रेशर हमें देखा गया। लेकिन अभी की जो सूरत हाल मुझे लगती है, मतलब कल क्या इम्पैक्ट ले सकती है मार्केट, अगर हम क्लोजिंग से डिस्कस करते हैं तो क्लोजिंग तो बहुत ही शानदार थी, और इंट्राडे हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। विद बायर्स, पोस्ट क्लोजिंग के अंदर भी बायर थे, पॉजिटिव न्यूज हर तरफ, पाकिस्तान का नाम हो रहा था पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अभी जो है वो सीज फायर की वायलेशन वाला चल रहा है, लेकिन स्टिल अब तक मामला क्लियर नहीं है कि क्या सीज फायर को वायलेट कर दिया है या फिर स्टिल सीज फायर चल रहा है। ये जो कंफर्मेशन हमें मिलेगी प्रॉपरली वो सुबह तक मिलेगी मार्केट खुलने से पहले, और जो भी होगा उसी का ही इम्पैक्ट लेगी मार्केट। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पॉजिटिव वे में ही ओपनिंग होगी, 3-4 हजार 5,000 पॉइंट प्लस, और अगर कुछ नहीं होता नेगेटिव तो मार्केट जो है वो 10,000 पॉइंट तक भी प्लस जा सकती है, क्योंकि बाइंग प्रेशर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मौजूद है अभी। सही है, बिल्कुल ठीक है। मूवीज में आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसे सीज फायर की बात की मूवीज ने, थोड़ा सा इस सीज फायर को एक्सप्लेन कीजिए ऑडियंस के लिए कि ये किस एक्सटेंट का सीज फायर है, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है। अब ऑफ कोर्स अगर तो एक मेजर रोल है तो उसका इकोनॉमी पे भी एक इम्पैक्ट तो आएगा ही। हमने मार्केट को भी अच्छा खासा गेन करते देखा। थोड़ा सा एक डिटेल में इस सीज फायर को एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था कि यूएस की तरफ से एंड ईरान की तरफ से 2 हफ्ते का, रात को एक ट्वीट आई थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि 2 हफ्ते का सीज फायर हो, जिसमें जो ईरान की साइड है, लेबनान की साइड है, तमाम अक्रॉस द बोर्ड कोई अटैक्स ना हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से ऑयल की सप्लाई होती है वो खुल जाए। ये एक चीज़ थी जिसको यूएस ने एंड ईरान ने इनिशियली एक्सेप्ट किया सीज फायर को, एंड हमने देखा कि मार्केट उसकी वजह से पॉजिटिव हुई, क्योंकि मार्केट अभी आपकी बिल्कुल ही न्यूज़ ड्रिवन एंड स्पेसिफिकली जो न्यूज़ है वो वॉर रिलेटेड है, उसके ऊपर रिलाई करी, तो वो डेटा को तो वो ट्रांसलेट कर ही नहीं रही। हमने अच्छा उसके बाद देखा कि अब वो सीज फायर वायलेशन जो है, देखिए ये हमने पाकिस्तान इंडिया में भी देखा था। पाकिस्तान इंडिया का जब सीज फायर की इनिशियल बातें आई थी, जब ट्रम्प ने इनिशिएट किया था कि वॉर रुकनी चाहिए, तब भी सीज फायर वायलेशन हुई थी। जब आया था कि या तो इंडिया की तरफ से हुई है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है, तो ये
जब भी आप वॉर फ्रंट्स पे देखते हैं, आप यूक्रेन रशिया उठा लें, तो सीज फायर की वायलेशन होती हैं। ये हमने गाजा में तो स्पेसिफिकली देखा। उसकी वजह ये है कि जब भी आप कोई चीज़ डिप्लोमेसी से हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व इन इट। और अगर आप इसको जियोपॉलिटिकल नैरेटिव में देख समझने की कोशिश करते हैं, definitely I'm not a commentator on or an analyst on specific geopolitical situations या war analyst, लेकिन मैं अपनी एक सिर्फ राय देने की कोशिश करूँगा कि आपने सवाल किया है। तो उसमें होता ये है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को फ्रंट पे लेके चलना चाहते हैं। एंड जो सीज फायर होता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर सीज फायर हो तो बिल्कुल वो रुक जाएगा। जैसे एज इट इज, जैसे ट्रांसलेट हुआ ना, जैसे एक चीज़ इनिशिएट की गई और वो चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं वायलेशंस आती हैं। और उसकी वजह भी ये थी कि आपको ये नज़र आए कि थोड़ा सा प्रेशर एक पर्टिकुलर साइड ए क्रिएट करिए, थोड़ा सा प्रेशर साइड बी क्रिएट करिए, ताकि डिप्लोमेसी के रास्ते खुले रहें और फिर अपनी टर्म्स डिसाइड की जाए। अगर टॉक्स इस्लामाबाद में कंडक्ट हो रही हैं, दैट मीन्स कि इतना इनिशिएट करना, इतनी जल्दी करना, इसका मतलब ये बैकडोर रवाबित चल रहे हैं और इसको मटेरियलाइज करने की कोशिश पूरी तरीके से जारी है। और फिर आप ये देखते हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। डेफिनेटली वी वांट कि ये सीज फायर वायलेशंस एग्जैजरेट ना करें, बढ़ ना जाए, क्योंकि अगर ये बढ़ती हैं तो ये अगेन वो शॉर्ट लिव्ड मोमेंटम होगा जिसमें आपकी मार्केट बहुत तरीके से न्यूज़ पे ही रिएक्ट किया। कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं आया। कोई कंपनी, क्या सारी कंपनीज, नॉन कंप्लाइंट कंपनीज ने भी क्या बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर दी? नहीं ना। तो वो सब न्यूज़ ड्रिवन एक चीज़ होती है। वॉल्यूम्स बड़े हमने अच्छे देखे, तो वही हमने एक चीज़ देखनी कि कहीं ना कहीं चीज़ एग्जैजरेट ना कर दे अंटिल इट डस्ट सेटल्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आपने अनसर्टेनिटी की बात की, आपने कहा सीज फायर में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वायोलेशंस होती हैं सीज फायर के अंदर। अगर ये वायोलेशंस मजीद कंटिन्यू करती हैं तो उसका आपको लगता है मार्केट पे दोबारा से नेगेटिव इम्पैक्ट इस लेवल का आ सकता है कि जिस लेवल पे हमने पहले मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट देखा? हमने लास्ट वीक भी देखा था, मार्केट ने कुछ पॉइंट्स गेन किए थे, लेकिन अभी अगर वायोलेशंस कंटिन्यू रहती हैं और लेट्स से ये टॉक्स जो हैं इतना पॉजिटिव नहीं चलती, तो उसका अब, क्योंकि आप कह रहे थे कि मार्केट बहुत हद तक एब्जॉर्ब भी कर चुकी है इस वॉर को लेके, लेकिन अगर वायोलेशंस होती हैं तो उसका इम्पैक्ट किस हद तक मार्केट में आएगा? मैं एक और सवाल के साथ ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये सीज फायर हो जाता है, ये चीजें सक्सेसफुल हो जाती हैं, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर आप ऑयल की प्राइसेस को, फ्यूल की प्राइसेस को कम होता देखते हैं? इन दोनों चीजों को एड्रेस करें। अच्छा, देखिए, जब भी हम वॉर की सिचुएशन में होते हैं ना, तो हम कुछ 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम शॉर्ट नहीं बोल सकते ये चीज़ होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ऑयल प्राइसेस का सवाल किया, मैं उसको बाद में आगे चल के एड्रेस करता हूँ। अगर आप मुझसे ऑयल प्राइसेस की ट्रांसलेशन पूछेंगे, रिफाइनरी मार्जिन्स पूछेंगे, आप मुझे बोलेंगे ऑयल प्राइसेस हमारी इंपोर्ट हो रही है, हमें ऑयल इंपोर्ट करते हैं इस प्राइस पे और यहाँ पे ऑयल कितना बढ़ सकता है, तो मैं आपको एक नंबर बता सकता हूँ। लेकिन वॉर कब रुकेगी, सीज फायर कब रुकेगा, इस पर मैं कोई कॉमेंट कर नहीं सकता। जहाँ तक ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरीके से आप ये समझें हेड गो होता है वॉर फ्रंट्स पर। हमने ये ओवर द इयर्स हमने सारी वॉर में प्रैक्टिस देखी है सीज फायर वायलेशंस की। हम जब वायलेशंस की टर्म को यूज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वायलेशन एज पर वायलेट हो गया पूरा। उसमें जब आप कहते हैं ना डिप्लोमेसी अपना रास्ता इख्तियार करिए, तो डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि आपके बैक डोर्स जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कितने सॉलिड बिल्ड हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान की जो डिस्कशन है विद ईरान एंड विद यूएस स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से बिल्ड हो रही है, टीम्स यहाँ पर स्टैंड कर रही हैं, आ रही हैं, जो आपके एम्बेसडर्स हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर इस्लामाबाद में डिस्कशंस कंडक्ट होती हैं, तो आपको नजर आता है कि ठीक है, फ्रंट पे एक चीज आ रही है जिसके से ऑयल प्रेशर में हल्का सामने देखा। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि सीज फायर हो, तो हमने ऑयल को डिक्लाइन, बड़ा मैसिव डिक्लाइन देखा। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपका बैकडोर डिप्लोमेसी अच्छी होगी तो सीज फायर की खबर डाइल्यूट हो जाएगी और मार्केट अपना मोमेंटम बरकरार रखेगी। लेकिन अगर आपकी बैकडोर डिप्लोमेसी इतनी सॉलिड नहीं नजर आती और आपकी जो नेगेटिव खबर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रिवेल करती है ओवर द गुड न्यूज, तो फिर आप प्रेशर देख सकते हैं। क्योंकि फिर वही बात होगी कि ये फिर अगेन मैनिपुलेट किया गया या इसको कोई ऑनर नहीं कर रहा सीज फायर को। जहां तक ऑयल प्राइसेस की आपने बात की, तो डेफिनेटली ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी एक बयान आया कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम हुई है, तो उसका हम एक इम्पैक्ट, रिड्यूस इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी देखेंगे ऑयल प्राइसेस को लेकर। बिल्कुल सही है। मुझे, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि लेट्स से मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम ले लिया, मार्केट ने अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे दी। आने वाले टाइम्स के अंदर तो अर्निंग्स ही नेक्स्ट लेग को चलाएंगी मार्केट को, क्योंकि अगर ये चीजें रिजॉल्व हो भी जाती हैं या नहीं भी होती, मार्केट उनको पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीकों से एब्जॉर्ब तो कर लेगी। लेकिन नेक्स्ट लेग जो होगी वो अर्निंग्स पे मेजरली डिपेंडेंट होगी। तो आने वाले टाइम्स के अंदर कंपनीज की अर्निंग्स कैसे देखते हैं, खासतौर पे उन कंपनीज में जिन्होंने मेजरली आज KC 100 को ड्राइव किया, जैसे एंग्रो होल्डिंग हो गया, OGDC हो गया, इन कंपनीज को आने वाले क्वार्टर के लिए कैसा देखते हैं?
देखिए, अर्निंग्स ऑलरेडी कंपनीज की अच्छी आ रही थी। पिछले दिनों अगर हम देखते हैं, जब मार्केट गिरना शुरू हुई थी, तब अर्निंग्स थोड़ी नेगेटिव आई थी। थोड़ी नेगेटिव तो नहीं, खैर खराब आई थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। लेकिन अगर आप पिछले हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखते हैं, तो उसके अंदर फार्मास्यूटिकल का रिजल्ट आया मेनली, जिनकी अर्निंग्स बहुत शानदार है। खैर उनके पॉइंट्स ऐड नहीं होते इंडेक्स के अंदर। और बात करते हैं अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स अगर जो इस क्वार्टर में आई है वो सेम भी रहती है अर्निंग्स, तो भी मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज्यादा एडजस्ट कर चुकी है। बहुत ज्यादा जब एडजस्ट हो जाती है, उसके बाद फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, तो मार्केट वहां तक आएगी जहां तक उसका लेवल बनता है। उसके बाद अर्निंग भी सारी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी देखिए ना, अगर तो जंग खत्म हो जाती है तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ना रुक जाएंगी। ऑयल की प्राइसेस मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा नीचे आए, हो सकता है जो $60 के पास, $70 के पास आने में थोड़ा टाइम लगा सकती है ऑयल की प्राइसेस। लेकिन जब भी आएंगी तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन खत्म होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, सॉरी, इन्फ्लेशन कम होगा। उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने की बातें चल रही थी, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो पॉजिटिव वे के अंदर चीजें जाएंगी। और उसके बाद अब पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर जो इमेज बन गई है, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन गई है। तो उससे भी हम देखेंगे कि मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मार्केट तो जी अच्छी ही लगती है, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आप दोनों से नेक्स्ट सवाल करने से पहले अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि रिसेंटली स्टॉकify प्राइवेट लिमिटेड ने मुनीख खनानी सिक्योरिटीज के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें मुनीख खनानी सिक्योरिटीज, जो कि लीडिंग ब्रोकरेज हाउस है, वो ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और स्टॉकify जो है वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं। और इसके साथ साथ इसमें एडिशन ये होगी कि अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं मुनीख खनानी में थ्रू स्टॉकify, तो आपको हमारी तरफ से एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। आपको आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से एडवाइजरी सर्विसेज हो गई, उसके अलावा अकाउंट्स के हवाले से कुछ सर्विसेज चाहिए हो, पोर्टफोलियो रिव्यू हो, ये तमाम चीज़ें, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, इन सारी चीज़ों के अंदर आपको कैटर किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपने कोई और भी किसी किस्म की आपको एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए हो, जिसमें पोर्टफोलियो डिजाइनिंग होती है, डिफरेंट बाशमाल चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको स्टॉकify की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। मुफीज, मेरा आपसे सवाल है कि ओगरा की तरफ से 107 बिलियन का ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस डिफरेंशियल का क्लेम है। मुझे ने बात की कि रिजल्ट्स अच्छे ही नजर आए, पिछले क्वार्टर में ठीक नहीं थे, लेकिन आगे अर्निंग्स बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये तो हम श्योर है कि नेक्स्ट जो लेग होगी वो अर्निंग्स पे ही डिफाइंड होगी। तो किस हद तक का ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेन है ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर? देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ना, पर्टिकुलरली इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को लेके बड़ा डिस्कशन रहा है, टॉक ऑफ द टाउन रहा है। बिकॉज जब इंटरनेशनल कमोडिटी बढ़ती है, तो हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग ये लगता है कि शायद बाहर बढ़ गया तो क्या हमारे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड देन फिर उन कंपनीज की क्या मार्जिन बढ़ेंगे, तो कंफ्यूजन रहता है। अभी एज ऑफ नाउ जो आपने बात की कि किस तरह डाइल्यूट होगा, किस तरह ट्रांसलेट होगा, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आपकी इस वक्त जो मार्केट रिएक्ट कर रही है, वो आपकी सिर्फ वॉर सिचुएशंस पे, वॉर न्यूज़ पे रिएक्ट कर रही है। जो आपने ओगरा की तरफ से बताया है, एक क्वार्टर हम देख सकते हैं बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उन पे डेंट भी आ सकता है, कुछ के मार्जिन ऑयल सेक्टर में बेहतर भी हो सकता है। तो आपका एक क्वार्टर तो प्रेशर शायद ले, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिर्फ एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देखना, आपने ये भी देखना कि आप आईएमएफ में आपका रुपये कितना स्टेबल रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे आईएमएफ की तरफ से बात आई थी, आपकी इंपोर्ट खुलती है तो वो किन सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल होगी। ऑयल एंड गैस, आपका ऑयल कितना नीचे आता है, फिर ओगरा किस तरह समरी को लेकर चलता है। So it won't be just one particular sector. Once this everything is priced in तो almost हो ही चुका है बहुत सारी चीजें, पर जब ये डस्ट सेटल होगी, उसके बाद हम इन सारी खबरों को वापस से पढ़ना शुरू करेंगे कि आप पर्टिकुलरली किस कंपनी पे, उसकी बैलेंस शीट पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी क्वार्टर की अर्निंग्स है, 2 क्वार्टर की अर्निंग पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, फिर हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर नजर आएगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। अभी तो करंटली तो मार्केट में सेंटिमेंट ही ज्यादा प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ज्यादा ड्रिवन सेंटिमेंट बेस्ड है। अभी भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट में, तो हमने मार्केट को अच्छा खासा चलते देखा। मुझे में आपसे अगला सवाल है कि हमने यूरो बॉन्ड्स की पाकिस्तान ने पेमेंट की है 1.43 बिलियन की, और उसके साथ में हमने यूएई को भी जो है अमाउंट वापस किया है। उससे मुझे बताइएगा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उन पे किस हद तक इम्पैक्ट होगा, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि आने वाले टाइम में जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें आप इंटरेस्ट रेट्स को किस तरह देखते हैं, बढ़ते हुए देखते हैं, और इन्फ्लेशन के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिए। डेफिनेटली जो यूरो बॉन्ड की पेमेंट और जो रोल ओवर पेमेंट थी, लेकिन वो रोल ओवर नहीं हुआ, हमने पेमेंट क्लियर कर दी हुई की, तो उसमें हमने फिर किए से सऊदी अरब से हमारे एक एग्रीमेंट हो गया, एक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि वहाँ से हमें डिपॉजिट्स मिल जाएंगे एंड हम लोग अपने रिजर्व्स को मेंटेन कर लेंगे। तो एक प्रेशर तो आता है जब आपने 2-3 पेमेंट्स करनी हो, बट फिर आप पाकिस्तान ने जो जिस तरह डिप्लोमेसी पे पार्ट प्ले किया, उसमें आपको सऊदी की तरफ से भी एक मिल गया है, एक कॉन्फिडेंस कि आपको पैसे मिल जाएंगे, दे देंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो इतना कुछ खास बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव ही शायद हो।
अच्छा, जो आपका दूसरा सवाल था इंटरेस्ट रेट को लेके, इंटरेस्ट रेट अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें थी क्योंकि आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, ऑयल प्राइसेस जो है वो स्टेबल नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ी, फिर इन्फ्लेशन, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट रेट को कनेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन के नंबर से। जब हमारे इन्फ्लेशन के नंबर आए भी तो हम ये देख रहे थे कि हमारे इंटरेस्ट रेट उससे ऊपर है एज ऑफ नाउ। तो हमें लग रहा था कि बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत प्रेशर में हो तो शायद रिवर्स हो जाए, बट अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं लग रहा, क्योंकि अब ऑयल वापस नीचे आ रहा है और आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। तो आई थिंक शायद इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहे, बट लेट्स सी कि अभी सिचुएशन किस तरह अनफोल्ड होती है। अभी कहना कुछ मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है शायद अनचेंज रहे। पहले आपको ये लग रहा था कि बढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी ऑयल प्राइसेस स्टेबल नहीं हो रही थी एंड यू आर एन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, बट शायद अनचेंज रह सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा मार्केट की इस रैली के अंदर, इस बुलिश मोमेंटम के अंदर इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि वो लोग जिन्होंने ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जिनको लग रहा है कि जिनका लेट से कैश फ्लो थोड़ा सा कम है, या ऐसी कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं लेकिन उनमें वो इन्वेस्टेड हैं, तो क्या करना चाहिए? अभी कितनी होल्डिंग सेल करनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए और कितना कैश पे होना चाहिए? देखिए, आज जो मार्केट चली है और जिस तरह का बाइंग मोमेंटम हमने देखा, तो आज तो कुछ सेल नहीं करना चाहिए था। मैंने तो अपने इन्वेस्टर्स को गाइड किया कि सेल नहीं करो, कैश है तो भी जो साइड आइटम जो कैप नहीं लगे हुए, जैसे कि के इलेक्ट्रिक था, सिनर्जी था, अटक रिफाइनरी था। अटक रिफाइनरी इतना अच्छा शेयर कैप नहीं लगा हुआ था आज, तो उसके अंदर बाइंग करो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल के नीचे आने से थोड़े मार्जिन हर्ट होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि मार्जिन खत्म ही हो जाएंगे, या जैसे पहले थे वैसे ही होंगे, वहीं तक ही आएंगे, तो भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन बाइंग करना चाहिए थी लोगों को, और मैंने आज बाइंग भी कराई थी। अब कल हम देखेंगे कल किस तरह की मार्केट रहती है। अगर ये जो न्यूज चल रही है अभी सीज फायर वायलेट की, अगर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं लेती है मार्केट, तो अराउंड मेरे ख्याल से 10,000 पॉइंट के करीब मार्केट प्लस होगी, और हम वहां पर थोड़ा बहुत सेल करेंगे, जो आज हमने मान लिया है, जो पिछले दिनों में हमने शेयर्स बाय किए थे। इस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होगी। अब जो इन्वेस्टर है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड था 100%, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो कि ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड था मार्केट के अंदर, वो वेट कर रहा था थोड़ी सी रिकवरी का, तो आज अच्छी रिकवरी आई है। जैसा ही पोर्टफोलियो होगा उसका 8-9% तक इजीली जो है वो पॉजिटिव आया होगा, मतलब अपने लो से 8-9% ऊपर आएगा, जिस तरह की मार्केट चली है। उसके बाद कल भी जो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो वहां पर कुछ ना कुछ सेल करके अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हैं, आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई बहुत ही खराब शेयर लिया हुआ है, मतलब जिसकी कैश फ्लोज अच्छे नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, तो उससे आप शिफ्ट करके अच्छे शेयर के अंदर जा सकते हैं। और अच्छे शेयर के अंदर या अच्छे सेक्टर के अंदर सबसे टॉप पर तो मैं भी रिकमेंड करूंगा फार्मा सेक्टर, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से फार्मा सेक्टर की रैली भी नहीं चली, और अब जो फार्मा के रिजल्ट आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से तो आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छे आ रहे हैं। जिसके अंदर कल हमने देखा हाई नून का रिजल्ट आया है बहुत अच्छा, 10.5। अच्छा, वैसे नॉर्मली फार्मा का अभी चलता है 20 के मल्टीपल पर, और अभी क्योंकि पता है प्रेशर के अंदर फार्मास्यूटिकल के शेयर्स भी नीचे आए हुए हैं, और रिजल्ट्स पिछले साल से अच्छे आ रहे हैं, तो अभी 10 के मल्टीपल पर मिल रहे हैं शेयर्स, यानी कि आधे मिल रहे हैं अपनी प्राइस से, जिसके अंदर हाईनून है, एबट था, गैलेक्सो था, और एजीपी है। ये सब आप बाय कर सकते हैं। सिटी फार्मा का अच्छा रिजल्ट आया था, तो जो फार्मा सेक्टर है वो ऑन टॉप पर आप बाय कर सकते हैं इजीली, इसके अंदर आपको अच्छे गेन्स मिल जाएंगे। फिर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर से कुछ आइटम आप बाय कर सकते हैं। हो सकता है फॉर नाउ थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मुझे लगता है कि रिफाइनरी सेक्टर के लिए भी अच्छा परफॉर्म करेगा रिफाइनरी सेक्टर। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में फैसल बैंक बाय कर सकते हैं, क्योंकि मीजान बैंक तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के पास ही आज ट्रेड कर रहा था, 520-530। तो फैसल बैंक के अंदर जगह नजर आती है, फैसल बैंक आप बाय कर सकते हैं। ऑयल सेक्टर में ओजीडीसी, पीपीएल है, पीएसओ बाय कर सकते हैं, अटक पेट्रोलियम बाय कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर शेयर्स बढ़े हुए हैं, और सबसे अच्छा सेक्टर सीमेंट सेक्टर, उसके अंदर भी आपने बाइंग करनी है। तो आपको मेरे ख्याल से अगर अभी भी आप बाइंग करते हैं तो भी आपको जगह मिलनी है। और जिसने ऑलरेडी बाइंग की हुई है, मैंने भी उसको बता दिया कि आपने कल अपने जो खराब शेयर्स हैं, जिनका आपको पता नहीं है, या जिनके फंडामेंटल्स आपको अच्छे नहीं लगते, वो आप सेल करके अच्छे शेयर्स में जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, जिनके बारे में मैं गाइड कर रहा हूँ, या फिर हम कंटेंट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता रहे हैं, उसमें आप शिफ्ट करें, तो फिर आपका पोर्टफोलियो जल्दी रिकवर करेगा। बिल्कुल ठीक है। पूछने का मकसद ये है कि ऑडियंस के लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट ऑफ व्यू होने बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने एक रैशनल डिसीजन ले सकें। प्लीज मेरा सेम सवाल आपसे भी होगा, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि अभी की कंडीशन को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अपने शेयर्स को बेच के प्रॉफिट एक्यूमुलेट करें, या अभी तक कैश पे रहें? एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? और एक और सवाल मैं इसके साथ ऐड करूंगा कि सेक्टर्स तो हर सेक्टर के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, आप हर सेक्टर के अंदर हर कंपनी तो नहीं ले सकते, हर इन्वेस्टर तो नहीं ले सकता, तो कौन से लिमिटेड टू सेक्टर्स हैं जो कि आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और उसमें कंपनीज बताइए अगर किसी ने बाइंग करनी है। तो दोनों सवाल को एड्रेस करें। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये अभी जैसे खबरें आ रही है ना कि ईरान कह रहा है कि वो इस्लामाबाद में यूएस ऑफिशियल के साथ तब बैठेगा। ये मैं तब बात कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। हम भाई हमारे पास क्या आई थिंक अराउंड 9 बज रहे हैं, और हमारे पास आज वेडनेसडे का दिन है, April 8। तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी इस वक्त, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ
कि अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो ये आ रहा है कि अगर तो लेबनान में अटैक्स जारी रहे इसराइल के, और ट्रम्प की तरफ से बयान आया कि जो लेबनान है वो सीज फायर का हिस्सा नहीं है, और ईरान कहता है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा है। सो पाकिस्तान ने भी बात की है। तो ईरान की तरफ से बात आई कि हम इस्लामाबाद में तभी बैठेंगे यूएस ऑफिशियल्स के साथ अगर अटैक्स रुकते हैं लेबनान पे, नॉट अबैंडनिंग हिजबुल्लाह, राइट। तो वो एक पूरा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकली क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो फिर आपको एक ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, कोई वापस सीज फायर वायलेट तो नहीं होगा, बढ़ तो नहीं जाएगा, एस्केलेट तो नहीं कर जाएगा, कंसिडरिंग ईरान की पोजीशन और जियोपॉलिटिकल एडवांटेज एंड लेवरेज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि कंटेनर वगैरह भी रुक गए हैं आई थिंक कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपने आज नहीं भेजा, आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलता है, प्रॉफिट टेक करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो इन्वेस्टर्स हैं जो पे आउट पे रहते हैं, उनको तो लेट्स से अगर, और वो इन्वेस्टर्स वो नहीं होते जो हमेशा ऑल इन होते हैं, वो तो अपनी प्राइस अपनी मर्जी से हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं ना, कि मुझे ये पर्टिकुलर कंपनी इस रेट पे चाहिए, मुझे तो तभी अट्रैक्टिव लग रही है, वो कैश हाथ में रखते हैं। जो प्योर इन्वेस्टर्स होते हैं जो डिविडेंड यील्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके पास तो कैश होगा, अगर वो उसी तरह के इन्वेस्टर्स हैं, तो वो तो जितने नीचे रेट पर आएगा वो अपने आप को और एवरेज कर लेंगे, अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, और वो रिजल्ट्स को नोटिस करते रहेंगे। फार्मा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जैसे मुझे आपको हाइन उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ₹50 उन्होंने कैश डिविडेंड दिया है, 22 या 23% उनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी है, तो अच्छे रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। तो फार्मा आपकी नजर में हो सकता है। अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो थोड़े शॉर्ट टर्म है, तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर आपको सुबह मौका मिलता है, आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, कैश फिर प्रॉफिट को बुक करके रियलाइज कर लें, आपके पास कैश आएगा। देखिए मार्केट दोनों तरफ चलती है। मैं हमेशा बात करता हूँ, मैंने जब जब मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, तो मैं फ्रंट पर आके अपने क्लाइंट्स के साथ भी ये बात बताई थी कि कोई पैनिक की बात नहीं, हम इसको सेटल होने देंगे, हम तरीके से इसको लेके चलेंगे। मैं बड़ा रैशनल तरीके से अपने क्लाइंट्स को लेके चला हूँ, और मैं वही एडवाइस पब्लिकली भी देना चाहूंगा। सिक्के के दो रुख होते हैं। आपने बहुत तेजी में नहीं आ जाना होता, आपने बहुत मंदी में नहीं चले जाना होता, आपने बड़े रैशनल तरीके से काम करना होता है। और रैशनल तरीके से काम करने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट सब ये, अब आप देखें बॉटम आउट तो नहीं ढूंढ सकते ना कि एक्जैक्टली इसी जगह से मार्केट रिवर्स हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता, कब क्या खबर आ जाए, कब क्या सेंटिमेंट चेंज हो जाए। सो अगर हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे दिलवा रहे हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर वहां से नीचे चली जाए, अब तो चली गई ना, तो आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। लेकिन अगर वहां से नीचे चली है और किसी के पास कैश ना हो, तो उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। सो होगा ये कि अगर आपके प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिला, मतलब प्रॉफिट जरूर बुक करें, थोड़ा थोड़ा अपने आपको कैश पे लेकर आए, कि अगर आपको लेट्स से आपकी कुछ होल्डिंग होगी उन पर्टिकुलर गुड कंपनीज में, फार्मा है, ऑयल की कंपनीज है, उसके बाद आपके पास फर्टिलाइजर की कंपनीज है, तो आपके मौका मिलता रहेगा। कुछ होल्डिंग आपकी प्रॉफिट में रहेगी, कुछ अगर नीचे आती है तो आप कुछ अपने कैश को यूटिलाइज कर सकते हैं बाकी कंपनीज में। एंड एक और चीज होती है कि अगर वहां से और बढ़ जाए, तो आप जो आपकी क्वांटिटी ऑलरेडी इन्वेस्टेड होगी उसको आप ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपकी क्वांटिटी, आपकी ₹50 की चीज आपने लेट्स से 55 पे चली गई और आपको 60 पे चली गई, अब आपका स्टॉप लॉस ₹55 का हो जाएगा। यानी अगर वो गिरती भी तो ₹55 पे बेच देंगे, आपका प्रॉफिट होगा लेकिन कम होगा, ₹60 पे नहीं होगा, ₹55 पे होगा। दैट्स कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये कॉन्सेप्ट है। वो 60 से और बढ़ गई 65 की, तो अब आपका स्टॉप लॉस ₹60 का हो जाएगा। यानी आप उससे आहिस्ते से बढ़ा रहे हैं कि अगर वो ₹65 से गिरती है तो मैं ₹60 पे बेच दूंगा, तो मेरा ₹65 के हिसाब से प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ₹60 के हिसाब से तो होगा ना, मतलब मेरा ₹10 तो प्रॉफिट होगा ना, भले ₹15 ना हो। तो आप थोड़ा थोड़ा ट्रेल करते रहेंगे, अगर मार्केट बढ़ती रहे तो थोड़ा थोड़ा जमा करते रहेंगे, अगर गिरती है तो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा कैश में लेकर आते रहेंगे। यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड लेट्स सी कल मार्केट किस तरह इसको लेती है बाकी डेवलपमेंट्स को। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग द शो। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, दो पर्सपेक्टिव्स रखने का मकसद ये है कि आप लोग अपना डिसीजन खुद लें, दोनों पर्सपेक्टिव्स को सुन के, मार्केट को देख के, सारी चीज़ों को देख के फिर डिसीजन लीजिए। एक्सट्रीम्स किसी चीज़ में अच्छी नहीं होती, ना ही ट्रेडिंग में, ना ही इन्वेस्टमेंट के अंदर। सोच समझ के रैशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये शो हमारा इंशाल्लाह हफ्ते में 4 दिन आया करेगा, और आपसे इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी PSX रोजनामा में, इस उम्मीद के साथ कि मार्केट पॉजिटिव होगी, टॉक्स भी पॉजिटिव होंगी, और सीज फायर भी एक मजीद पॉजिटिविटी की तरफ ही लीड करेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।